कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर हवा पेड़ों की सूखी शाखाओं से टकरा आ रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई घर के बाहर खड़ा होकर धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन अब भी चारपाई पर बैठा था। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन आंखों में डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। दादाजी उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और बेचैनी भी। कुछ देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर दादाजी ने धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उस तीसरी तस्वीर में आखिर किसकी तस्वीर थी? यह सवाल सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग फिर उड़ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। कमरे की हवा जैसे अचानक और भारी हो गई। कुछ सेकंड तक वह चुप बैठा रहा। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, तो दादाजी। हाँ बेटा, बोलो, किसकी थी वो तस्वीर? दादाजी, वो तस्वीर। वो बोलते बोलते रुक गया, जैसे उस तस्वीर को याद करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। दादाजी चुपचाप उसकी तरफ देखते रहे। आखिरकार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। दादाजी, उस तीसरी तस्वीर में। उसने एक गहरी सांस लिया। तो दादाजी, उस तीसरी तस्वीर में मुकेश की तस्वीर थी। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय ही रुक गया हो। बाहर चल रही हवा की आवाज तक सुनाई देना बंद हो गई। दादाजी की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगी। क्या मुकेश की? हाँ दादाजी, वो तस्वीर मुकेश की ही थी। दादाजी कुछ पल तक उसे देखते रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। पहली दो तस्वीरें देखकर मुझे अजीब लगा था, लेकिन जब मैंने तीसरी तस्वीर देखी। उसकी आवाज फिर धीमी पड़ गई। वो मुकेश की थी दादाजी। वही चेहरा, वही कपड़े, वही मुकेश जिससे मैं अभी कुछ देर पहले बात करके आया था। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर तस्वीर में मुकेश था तो फिर मैं उसके घर में किससे मिलकर आया था? उसकी यह बात सुनकर दादाजी का चेहरा और गंभीर हो गया। कमरे में फिर कुछ देर तक सन्नाटा पड़ गया। सिर्फ रात की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर तक आ रही थी। अर्जुन के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अगर तस्वीर में मुकेश था तो मेरे सामने बैठा व्यक्ति कौन था और मुझसे बात कौन कर रहा था? दादाजी धीरे धीरे चारपाई से उठे और वे खिड़की के पास जाने लगे। बाहर घना अंधेरा फैला हुआ था। कुछ देर तक वे बिना कुछ बोले उसी अंधेरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत पुरानी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। दादाजी, क्या हुआ आपको? लेकिन दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर इस गांव में हुआ क्या था? इस बार दादाजी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं बेटा, जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कैसी कहानी दादाजी? अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। दादाजी आकर अर्जुन के सामने बैठ गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अर्जुन, आज जो कुछ तुमने देखा है उसकी शुरुआत आज से नहीं हुई थी। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। दादाजी की आवाज अब धीरे धीरे अतीत में उतर रही थी। भानपुर गांव। रात का समय था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।
दूर दूर तक सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी गांव में दो ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव दिया करता था, राम प्रसाद और रघुनाथ। बचपन से दोनों साथ बड़े हुए थे। रात होते ही दोनों अक्सर गांव के बाहर चाय की दुकान में बैठकर चाय पीते पीते घंटों बातें किया करते थे। राम प्रसाद, पता है, उम्र कितनी भी बढ़ जाए लेकिन ये रात की चाय और तेरे साथ की बातें कभी पुरानी नहीं होती। राम प्रसाद मुस्कुरा पड़े। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब लोग हैरान हो गए। अरे भाई, ये कैसी अजीब आवाज थी? शायद कोई जानवर की आवाज हो सकती है, वरना ये किसी आदमी की आवाज नहीं लगती। टपरी पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चाचा, मुझे लगता है कि ये कोई भूत या प्रेत की आवाज थी। आजकल मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगता है। कुछ दिनों से मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राम प्रसाद, तुझे कभी ऐसा लगता है कि कुछ रातें बाकी रातों से अलग होती हैं? राम प्रसाद ने उनकी तरफ देखा। मतलब क्या है इसका? पिछले कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई दूर से हमें देख रहा हो। धीरे धीरे तेरी उम्र बढ़ रही है, इसलिए ऐसे ख्याल आते हैं। हो सकता है, लेकिन कल रात जब मैं घर जा रहा था तब मुझे साफ लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा था। फिर क्या हुआ? मैं रुका तो कदमों की आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राम प्रसाद अब थोड़ा गंभीर हो गए। शायद तेरा वहम होगा। नहीं चाचा, रात में हर आवाज वहम नहीं होती। क्या रमेश, आज फिर डराने वाली बातें शुरू कर दी? लेकिन इस बार मानो चाय वाले की मुंह से हंसी गायब हो चुका था। वह कुछ पल तक चुपचाप अंधेरे रास्ते की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर रात खाना खाने के बाद राम प्रसाद और रघुनाथ गांव के बाहर की चाय की दुकान पर जरूर मिलते। दोनों घंटों बैठकर बातें करते। लेकिन उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसी खामोशी पैदा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात रघुनाथ चाय की दुकान पर पहले से बैठे थे। राम प्रसाद भी आकर उनके सामने बैठ गए। उस रात चाय की टपरी पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अब दोनों के बीच बातचीत बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। लेकिन समय के साथ साथ राम प्रसाद और रघुनाथ के बीच की दूरियां भी बढ़ती चली गई। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से कम बातें करने लगे। फिर हाल ऐसा हो गया कि अगर रात के समय रास्ते में आमना सामना भी हो जाता तो दोनों बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते। गांव वाले भी हैरान थे। जिस दोस्ती की मिसाल पूरे भानपुर में दी जाती थी, आज वही दोस्ती पूरी तरह टूट चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। अब न रात की चाय होती थी, न घंटों बैठकर बातें होती थीं, और न ही पहले जैसी हंसी सुनाई देती थी। समय बीतता गया। एक रात राम प्रसाद अपने कमरे में सोए थे और तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राम प्रसाद ने दरवाजा खोला। बाहर गांव के दो लोग, हरिया और रामनाथ, सामने खड़े हुए थे। अरे हरिया और रामनाथ, तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? लेकिन हरिया और रामनाथ के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो? चाचा, आपको कुछ पता नहीं है क्या? अरे भाई,
किस बात का पता नहीं है? चाचा, रघुनाथ चाचा और उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामप्रसाद के हाथ कांपने लगे। अरे हरिया, तू ये क्या कह रहा है? चाचा, रात को दोनों शहर की तरफ जा रहे थे। सामने से आ रहे ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई। कुछ लोग कह रहे थे कि उसी वक्त पर ही दोनों की मौत हो गई। रामप्रसाद कुछ पल तक वहीं खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरी बार जब उन्होंने रघुनाथ को देखा था तब दोनों के बीच गुस्सा था और आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उस रात रामप्रसाद की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उन्हें अपने दोस्त की बातें याद आ रही थीं। वो चाय की दुकान, वो रात की हंसी और आखिरी बार बिना पीछे देखे अंधेरे में जाता हुआ रघुनाथ। रामप्रसाद उठकर बैठ गए। उनका मन अब भारी हो चुका था। काश उस रात मैंने उसे रोक लिया होता। काश एक बार उसे आवाज दे दी होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर आधी रात के बाद रामप्रसाद उठ खड़े हुए। उन्होंने लालटेन उठाई और चुपचाप रघुनाथ के घर की तरफ चल पड़े। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी और पुरानी बातों को याद करके रामप्रसाद की आंखें भर आ रहा था। क्यों यार, इतनी छोटी सी बात के लिए हम दोनों इतने दूर हो गए। चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां कुछ महीने पहले दोनों के बीच आखिरी बार बहस हुई थी। अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो ठीक है। आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दी। रामप्रसाद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। रामप्रसाद अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उन्होंने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम होगा, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस बार उन्हें साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। वे जितना तेज चलते, पीछे से कदमों की आवाज भी उतनी ही तेज सुनाई देती। रामप्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन फिर वही सुनसान सड़क और घना अंधेरा। रामप्रसाद भारी कदमों से सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। रात और भी गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि उनके कदमों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। चलते चलते उनकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे बैठकर वे और रघुनाथ कई बार घंटों बातें किया करते थे। रामप्रसाद कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। उस रात उन्हें हर चीज अजीब लग रही थी। ठंडी हवा के बावजूद उनके माथे पर पसीना था। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। बस कांपते कदमों से आगे बढ़ते रहे और कुछ देर बाद वे रघुनाथ के घर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोला, सामने मुकेश खड़ा हुआ था। मुकेश ने सामने रामप्रसाद को देखा तो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई घंटों से उसने ठीक से किसी से बात तक नहीं की थी। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। दादाजी, आप इतनी रात को, इस समय आपको अकेले यहां आने की क्या जरूरत थी? रामप्रसाद ने भारी मन से उसकी तरफ देखा। बेटा घर में बैठा था, लेकिन मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। बार बार तेरे दादाजी का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं क्यों,
ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज मैं यहाँ नहीं आया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुकेश कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से दरवाजे से हट गया। अंदर आइए दादाजी, बाहर बहुत ठंड है और वैसे भी इस समय इस घर में आपसे अपना कौन है। राम प्रसाद धीरे धीरे अंदर चले गए। घर में अजीब सी खामोशी थी। वही घर जहां कभी रघुनाथ की हंसी गूंजती थी, आज पूरी तरह शांत था। राम प्रसाद की नजर हर तरफ घूम रही थी। घर, कमरा, सब कुछ सुनसान लग रहा था। दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले तक दादाजी मेरे सामने बैठे रहते थे। दादी माँ उनके लिए चाय बनाती थी और आज ऐसा लग रहा है जैसे इस घर से सब कुछ चला गया हो। राम प्रसाद की आंखें भर आईं। बेटा, जिंदगी में कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन एक बात का दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। दादाजी छोड़िए, जो होना था हो गया। मम्मी पापा कल सुबह पहुंचने वाले हैं। यह खबर सुनते ही सब रो पड़े और तुरंत घर के लिए निकल पड़े। और मुकेश, तुम्हारे बीवी और बच्चे कहाँ हैं? दादाजी, वो दोनों ऊपर कमरे में हैं। दादाजी आइए। राम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। कहाँ बेटा? मैं आपको दादाजी और दादी माँ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। शाम को ही मैंने उनकी तस्वीरें दीवार पर टांगी हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों अब भी इसी घर में हैं, जैसे कहीं गए ही नहीं। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुंचे, राम प्रसाद की नजर सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर 2 तस्वीरें टंगी हुई थीं, एक रघुनाथ की और दूसरी उनकी पत्नी की। दोनों तस्वीरों पर ताजी माला चढ़ी हुई थी। उन्हें देखते ही राम प्रसाद की आंखें नम हो गईं। मुकेश के घर से निकलते समय राम प्रसाद का दिल बहुत भारी था। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा। खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी, दीवार पर टंगी रघुनाथ और उनकी पत्नी की तस्वीरें, और अंदर अकेला बैठा मुकेश। इन सब ने उनके मन को और बेचैन कर दिया। राम प्रसाद ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़े। रात काफी हो चुकी थी। भानपुर गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। लेकिन राम प्रसाद के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। काश रघुनाथ, एक बार हम दोनों फिर बैठकर बातें कर पाते। चलते चलते उनकी आंखें नम हो गईं और तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। राम प्रसाद रुक गए। कुछ पल तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर धीरे धीरे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। शायद दुख और थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। वे फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा पास सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। राम प्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फिर पीछे देखा और इस बार दूर अंधेरे में उन्हें कोई खड़ा दिखाई दिया। वह किसी आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। राम प्रसाद की आंखें फैल गईं। उन्होंने दोबारा ध्यान से देखने की कोशिश की,
लेकिन तभी वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रामप्रसाद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन वह चीज रुक नहीं रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ झुकी हुई थी। अचानक वह चीज पूरी रफ्तार से रामप्रसाद की तरफ दौड़ पड़ी। रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए भागना शुरू कर दिया। उनकी उम्र हो चुकी थी, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन पीछे से आती भारी कदमों की आवाजें और भी नजदीक आती जा रही थी। रामप्रसाद की हिम्मत जवाब देने लगी। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनकी चीख निकल गई, क्योंकि वह चीज अब पहले से बहुत पास थी। उसका चेहरा किसी आदमी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वह दौड़ नहीं रहा था, फिर भी हर पल रामप्रसाद के और करीब आता जा रहा था। रामप्रसाद की सांसें तेज हो चुकी थीं, उनके हाथ कांप रहे थे। उम्र की वजह से उनके कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन डर ने उनके अंदर जाने कहां से ताकत भर दी थी। हे भगवान, ये क्या है? उन्होंने पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखा, लेकिन तभी उन्हें साफ सुनाई दिया। पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, रामप्रसाद। यह आवाज सुनकर उनका दिल बैठ गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल रघुनाथ की थी। रामप्रसाद की आंखें फैल गईं, लेकिन डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बस भागते रहे और आखिरकार में भागते भागते घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ भी देखूं। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया और बस एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो चीज आखिर थी क्या? लेकिन दादाजी, मुकेश का क्या हुआ? दादाजी कुछ पल तक चुप रहे। बेटा, उस रात के बाद न जाने क्यों मुझे हर समय मुकेश की चिंता सताने लगी थी। शुरू शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुकेश पहले जैसा नहीं रहा था। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। पहले जो लड़का गांव के लोगों से हंसकर बात करता था, वह धीरे धीरे सबसे दूर रहने लगा। कई कई दिनों तक वह घर से बाहर नहीं निकलता था। अगर कोई उससे बात भी करता तो बस मुस्कुराकर बात टाल देता। लेकिन दादाजी, उसकी पत्नी तो उसके साथ थी ना? रामप्रसाद की आंखों में उदासी उतर आई। थी बेटा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कहते थे कि रात में मुकेश अपने कमरे में किसी से बातें करता है। कभी कभी जोर जोर से हंसता था और कभी ऐसा लगता था जैसे किसी से झगड़ रहा हो। लेकिन जब उसकी पत्नी कमरे में जाती तो वहां कोई नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी डरने लगी थी। कहते हैं कई रातों में उसने मुकेश को खाली दीवार के सामने खड़े होकर बातें करते देखा था। और एक रात वह डर के मारे घर छोड़कर चली गई। एक दिन मुझे अचानक गांव के कुछ लोगों से एक खबर सुनने को मिली। क्या खबर था दादाजी? उन्होंने कहा कि मुकेश के अपने घर की छत से गिरने के कारण उसका जान चला गया। क्या? हाँ बेटा, उस दिन से उस हवेली पर कोई नहीं रहता। गांव की कुछ लोग कहते हैं कि रात में वहां किसी लड़की की अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है। ये सुनते ही मानो अर्जुन के पैर के नीचे जमीन धंस गया। दादाजी, आखिर वो लड़की कौन थी? वह तो मुझे भी पता नहीं है बेटा।
आखिर वह लड़की कौन थी? दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक बात भूल गया, वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।